न्यू चैप्टर है सॉल्यूशंस। देखो, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट करवाया, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी ना, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, है ना। उन चीजों को एक बार आपको रिवाइज करना है ना। तो फिर इस चैप्टर में क्या ग्रिप अच्छी हो जाएगी। टेंशन मतलब जो टर्म्स यहां पे यूज होगी उसको रिवाइज तो करवाऊंगा ही, पर मोल कॉन्सेप्ट की जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, उनको एक बार आप देख लेना, है ना। तो अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस का सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है। देखो, टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो टेबल दे रखे ना तुम्हारे को, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन वगैरह, उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसको भी अपने को पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, ठीक है। उससे बाद पेपर नहीं जाएगा और वो चीजें अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैं एक बात करूं आपको कि मैंने चीनी लिया, शुगर लिया और वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, तो क्या ये सॉल्यूशन बना, है ना। जैसे रेत लिया, सैंड लिया और वाटर में मिक्स कर दिया, जैसे सॉल्ट लिया, वाटर में मिक्स कर दिया। अब क्या ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, क्या है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, मिक्सचर का एक टाइप है, मिक्सचर का एक टाइप हो जाता है सॉल्यूशन। कैसे सर, कि आप देखो दो या दो से ज्यादा कुछ कंपोनेंट्स ले लो, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आप ले लो, शुगर ले लो, साल्ट ले लो, वाटर ले लो, तीनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है आपके पास। तो अपन सॉल्यूशन के लिए क्या बोल सकते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस व्हिच आर केमिकली नॉट रिएक्टिंग। यानी आपस में जो कंपोनेंट्स लिए वो रिएक्ट तो नहीं कर रहे, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो, एक बार मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि मिक्सचर के टाइप्स वगैरह उनमें, है ना। तो एक बार बता देता हूं कि ये मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कैसे। देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक होता है होमो, देखो नाम से ही पता है। अब होमोजीनियस की भी डेफिनेशन बताऊंगा, क्या होमो मतलब सेम सेम, है ना। और एक हेट्रो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर है ना, इसमें आता है सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें कोलाइड और सस्पेंशन आता है, कोलाइडल और सस्पेंशन, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बता दूंगा कोलाइडल, सस्पेंशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, है ना। प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, जो मिक्सचर है उसका टाइप होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात है, इसलिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हो वो होते हैं, ठीक है। ओके सर, वो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा सर, ये सब्सटेंस होते हैं, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कौन से हैं, क्या है, उसकी बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है ना, आपका सॉल्यूशन है, उसमें ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो सॉल्वेंट होगा और एक होगा आपका सोल्यूट। तो सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो होगा आपका सोल्यूट या सॉल्वेंट मान लो, एक सोल्यूट मान लो, ठीक है, सोलवेंट, और दूसरा होगा सोल्यूट, ठीक है। ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स यहां पे लिख देता हूं भाई। अपन बोल रहे हैं ना कि होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हों, ठीक है। अब वो सब्सटेंस कौन से होंगे, या तो सोलवेंट और सोल्यूट। भाई सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर ही तो जो सॉल्यूशन है वो बनेगा। अब सर सोलवेंट क्या है, सोलवेंट क्या होगा, जो जनरली लार्ज अमाउंट में हो। देखो जनरली बोल रहा हूं, जनरली लार्ज अमाउंट में होगा सोलवेंट, जनरली, ठीक है, जनरली लार्ज अमाउंट में होगा। और जो सॉल्यूशन की फेज है उसी फेज में होगा। जैसे सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में ही होगा पूरा, ठीक है। और अपन बात करें कि सोल्यूट की, सोल्यूट होगा कम मात्रा में, यानी इसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, लेसर क्वांटिटी में होगा। ओके, इसकी फेज जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन की जो फेज है वही हो। ओके, जैसे सॉल्यूशन में अपन ने चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया। अब जो शुगर है वो तो सॉलिड है और वाटर है लिक्विड है, ठीक है। हाँ, तो वाटर और चीनी का जो सॉल्यूशन बनाया, टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, लिक्विड बन गया ना, ठीक है। जैसे लिख के बताऊं तुम्हारे को, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा
वो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड होगा भाई, लिक्विड में ही तो होगा। शुगर क्या है, शुगर है सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड। अब आप मेरे को एक चीज देखो, मैं यहां पे बात करूं, शुगर कम क्वांटिटी में डाली मान लो, वाटर है लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में जनरली जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरली। तो वाटर की जो सॉल्यूशन की फेज है लिक्विड, वही फेज वाटर की है, यानी ये सोलवेंट है। तो वाटर यहां पे क्या है, सोलवेंट, और शुगर क्या है, सोल्यूट। तो ये जरूरी नहीं कि सोल्यूट और सॉल्यूशन की फेज सेम हो, पर जनरली सोलवेंट और सॉल्यूशन की फेज सेम रहती है, क्योंकि सोलवेंट ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है, पहली बात। ओके, दूसरी बात, जो सोलवेंट है और जो सॉल्यूशन है उसकी फेज जनरली सेम रहती है। इतनी बात समझ में है क्या, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ क्या इसके बारे में। देखो चीजें धीरे धीरे लेवल अप किया जाएगा, पहले कुछ बेसिक चीजें समझाई जाएगी, है ना। ओके, तो सोलवेंट के लिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। और सोलवेंट के लिए एक चीज और बोली थी मैंने, क्या बोली थी, कि सॉल्यूशन की जो फेज है उसी फेज में जनरली सोलवेंट पाया जाता है। तो डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी जिस फेज में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसी फेज में क्या रहेगा आपका सॉल्वेंट जनरली। ओके, जनरली बात कर रहा हूं ना। ओके सर, अब सोल्यूट के लिए तो क्या लिख सकते हो भाई, जो कम, या ऐसे बोल सकते हो सोलवेंट के अलावा जो बचा हुआ है वो सोल्यूट होगा, यही तो है। सोलवेंट के अलावा जो बचा हुआ है वो सोल्यूट होगा, यानी अपन बोल सकते हैं कंपोजिशन, या सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि जो कंपाउंड सोलवेंट के अलावा बचा हुआ है वही आपका सोल्यूट है। तो यहां पे नीचे लिख दो इसके लिए लैंग्वेज, कंपोनेंट्स present in the solution other than solvent, ठीक है। सोलवेंट के अलावा जो बचा हुआ है वो सोल्यूट होगा। अब एक चीज देखो, जैसे मैं बात करूं आपके पास सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट बताओ। वाटर क्या है, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट होगा। थोड़ी बहुत चीजें लग रही है, समझ में आ रही है। सॉल्वेंट कैसे, जैसे वाटर और सॉल्ट का जो अपन सॉल्यूशन बनाएंगे ना, इसका जो सॉल्यूशन बनाया वो कौन सा फेज है, लिक्विड फेज में। वाटर किस में है, लिक्विड फेज में। सॉल्ट किस में है, सॉलिड फेज में है। अब यहां पे लिक्विड फेज में है, सॉल्यूशन भी लिक्विड फेज में है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड आपका, ये वाटर है, सॉल्वेंट हो गया। सर आप ऐसे बोल दो कि जैसे वाटर, एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, ऐसा हो जाए। आप बताओ सर, तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो दोनों लिक्विड है भाई, एल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, और इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन भी लिक्विड है। तो जनरली यहां पे क्या देखोगे, इसी कंडीशन में आप देख लो कि कौन किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कौन प्योर फॉर्म में है, ठीक है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। मान लो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, या आप ऐसे देख लो कि कौन किसमें घोला जा रहा है, ठीक है, ऐसे देख लो कौन किसमें डिजोल्व किया जा रहा है। इस तरीके से देख सकते हो, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है जनरली उसको ही अपन बोल देते हैं। तो देखने का, सोचने का तरीका है ये, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्यूट और सॉल्वेंट फाइंड आउट कर पाओगे। यहां पे एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल डाला जा रहा है वाटर में, तो एल्कोहल, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, एल्कोहल क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो ये थोड़ी बेसिक चीज समझ में आई क्या, सोल्यूट सॉल्वेंट की, ठीक है। अब इनके टाइप्स की बात करता हूं मैं, कि जो सॉल्यूशन है, अब बाइनरी, ट्राइनरी, अपन तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पर जो टाइप्स हैं उनसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं ना। हाँ, तो इसको नोट कर लो एक बार, छापो इसको, कर लिया नोट। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, सिंपल दो तीन बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे एक टाइप तो मैं बता दूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन पे। अब कंसंट्रेशन पे बेस, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब लिखा हूं भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है डाइल्यूट होगा,
है ना, कंसंट्रेटेड होगा। अब ये तो मोल कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। अपन शुरू करते हैं, जो चीजें आपको पढ़नी है, जो एग्जाम में आती है वो चीजें, है ना। जैसे अगर अपन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो सॉल्यूशन बाइनरी होगा, टर्नरी सॉल्यूशन होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हैं बाइनरी, 3 कंपोनेंट्स टर्नरी, 4 कंपोनेंट्स क्वाटरनरी, ऐसे सॉल्यूशन के टाइप होंगे, ठीक है। और टाइप भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बहुत से बेसिस हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में सबको पढ़ेंगे अपन, ठीक है, जेईई मेंस में आए हुए उनको पढ़ेंगे, ओके। तो देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो आप सॉल्यूशन के टाइप्स देखो, या तो सॉल्यूशन होगा बाइनरी, एक देखो सॉल्यूशन होता है बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन, और आपकी एनसीईआरटी में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बाइनरी सॉल्यूशन यानी एक सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक तो होगा सॉल्वेंट, ठीक है, एक सॉल्वेंट प्लस 1 होगा सॉल्यूट। जैसे मैं बात करूं शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है, ठीक है, ओके सर। मैंने क्या बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स होगा, एक तो होगा सॉल्यूट प्लस एक होगा आपका सॉल्वेंट, ठीक है, 2 ही कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं टर्नरी, बाइनरी हो गया सेकेंड, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में देखो 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्या, सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, सॉल्वेंट एक रहेगा, सॉल्यूट ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट फिक्स है 1 रहेगा हमेशा। तो यहां पे टर्नरी सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि एक तो रहेगा आपके पास सॉल्वेंट और 2 हो जाएंगे सॉल्यूट, तो यानी 2 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। तो कैसे, जैसे मैंने साल्ट लिया, सोल्ट प्लस मैंने लिया शुगर प्लस वाटर। अब देखो वाटर तो है आपका सॉल्वेंट, सॉल्ट ले लिया, एक शुगर ले लिया, सॉल्ट NaCl का कोई सा भी सॉल्ट ले लो आप, ठीक है, एक KCl ले लो या कोई भी ले लो, दोनों 2 हो गए ये सॉल्यूट, तो इसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अब एक आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, टर्नरी हो गया, क्वाटरनरी इधर करवा देते। थर्ड टाइप देख लो, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब 4। अब 4 कंपोनेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, सॉल्यूट तो ज्यादा हो सकते हैं पर सॉल्वेंट एक ही रहेगा, तो 3 तो सॉल्यूट कर दूं प्लस 1 कर दूं यहां पे सॉल्वेंट, तो ये हो गया क्वाटरनरी, 4 हो गए टोटल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया, देखो 3 सॉल्यूट कैसे, जैसे सॉल्ट ले लिया एक, प्लस मैंने शुगर ले लिया, प्लस एक ले लिया जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लूं मैं, प्लस ले लिया वाटर। अब वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है वाटर। अब देखो 3 सॉल्ट, शुगर और कॉपर सल्फेट, ये आ गए आपके सॉल्यूट। क्लियर बात, ओके सर। तो आपको ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या, ओके सर। अब नेक्स्ट में अगर क्लासिफाई करूं तो फेज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स है उसकी फेज के बेसिस पे, उसके बेसिस पे अगर इसको क्लासिफाई करूंगा तो जैसे लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, एक गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, एक सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, यही तो लिक्विड सॉलिड गैस 3 तो फेज है, तो इन तीनों के फेज के सॉल्यूशन बनेंगे। तो किस बेसिस क्या रहेगा, जो फेज है उसकी वो, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तो यहां पे डालो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ध्यान रखना, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। फिजिकल स्टेट का मतलब जैसे फिजिकल फेज है, मतलब लिक्विड सॉलिड गैस, इन फेजेस के बेसिस पे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, देखो लिक्विड सॉल्यूशन
सॉलिड और गैस तीनों की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले गैस सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होगा उसकी भी बात करेंगे इसमें। तो मैं यहां पे बात करूं, देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन के टाइप देखेंगे। सॉल्यूशन देखो इसमें क्वेश्चन आता है जनरली इसके एग्जांपल से। एग्जांपल देके आपको पूछा जाएगा कि इसमें सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट कौन सी फेज में है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो सॉल्यूशन का टाइप हो गया, दूसरा सोल्यूट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अलावा अपन यहां पे कर लेंगे और एग्जांपल्स भी आएंगे ना, तो एग्जांपल्स भी कर सकते हो और एग्जांपल सीधा लिखते जाएंगे अपन। देखो सबसे पहले मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात करूं। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में मेरे को एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला था कि जो सॉल्यूशन की फेज है वही फेज जनरली सॉल्वेंट की होती है। तो सॉल्वेंट तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, गैस फेज में रहेगा। और सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है सर। तो सोल्यूट हो सकता है गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों हो सकता है। पर जो सॉल्वेंट है, गैसियस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट ओनली गैस फेज में ही होगा। अब मैं बात करूं जैसे गैसियस सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल गैस और गैस, सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, जैसे कोई भी एयर की जो कोई भी गैसेस ले लो, दो जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले लो, ठीक है। तो यहां पे लिख दूं जैसे O2 प्लस N2, ये हो गया। देखो O2 और N2 दोनों का मिक्सचर हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया। दोनों देखो सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, यानी नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ओके सर। अब सोल्यूट लिक्विड होना चाहिए, सोलवेंट गैस होना चाहिए। अगर इसकी बात करूं मैं, तो जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस की बात कर लूं, देखो नाइट्रोजन गैस में मैं डाल दूं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म तो सोल्यूट हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। प्लस N2, क्लोरोफॉर्म N2 क्या है, सोलवेंट है गैसियस फेज में। क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड फेज में। क्लोरोफॉर्म लिक्विड गैस है ना। ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा जब पता चल जाएगा क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन वगैरह सब कुछ, है ना। एनसीईआरटी में है भाई क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन वगैरह, ऑर्गेनिक में है पर वो, है ना। हाँ ठीक है सर। क्लोरोफॉर्म और N2 आपका गैसियस सॉल्यूशन है। लिक्विड तो है इसमें सॉल्वेंट, वो सोल्यूट लिक्विड में है, सॉल्वेंट है गैस में। सॉलिड, सॉलिड और गैस फेज, सॉलिड में सोल्यूट होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए सॉलिड और सॉल्वेंट होना चाहिए गैस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, आपने कपूर देखा है, कपूर, कैम्फर, कैम्फर क्या है, सॉलिड। N2 गैस ले लो, O2 गैस ले लो, कोई गैस ले लो, ठीक है, N2 गैस ले लो, तो दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, सॉलिड और गैस वाला, है ना, गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो कैम्फर प्लस मैं ले लू जैसे O2 या N2 ले लू, कोई भी गैस ले लू एक, है ना, ये बात होगी, गैसियस सॉल्यूशन हो गया। भाई क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की चीजें बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन आएगा, जेईई मेंस में, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से ध्यान रखना, पॉइंट डाल के लिख देता हूं। जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, एंड नीट पीवाईक्यू। ये टेबल याद करनी है, टेबल में मतलब समझना है, इसको याद क्या करना है भाई। गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा। अब लिक्विड सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, बदलेगा क्या, सॉल्यूट, बस गैस लिक्विड सॉलिड। और एग्जांपल्स देखो, गैस में गैस O2 N2, ठीक है, ऐसा थोड़ा समझो चीजें। अब बात करूं मैं जैसे लिक्विड सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या रहेगा, लिक्विड, ठीक है, और सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड हो सकता है, गैस लिक्विड और सॉलिड। सॉल्वेंट क्या रहेगा, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। सोल्यूट लिक्विड, सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, कौन सा सॉल्यूशन बन सकता है भाई। देखो लिक्विड में आप गैस मिला रहे हो, लिक्विड में गैस मिला रहे हो, जैसे लिक्विड में गैस, जैसे पानी में आप मिला दो, वाटर में आप मिला दो ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन मिलाओगे तो ये क्या है, लिक्विड में आप गैस मिला रहे हो। देखो लिक्विड है सॉल्वेंट और गैस है, लिक्विड में आप गैस मिला रहे हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन। यानी मैं बात कर सकता हूं O2 इन वाटर, H2O, ठीक है, H2O लिक्विड फेज में है ना, ओके सर। H2O किस में है, लिक्विड फेज में। लिक्विड में लिक्विड मिलाने की बात, लिक्विड में लिक्विड मिलाने की बात, ठीक है, हाँ समझ गए होंगे। अल्कोहल प्लस वाटर,
इथेनॉल प्लस वाटर। ओके, अब सॉलिड में लिक्विड कैसे, जैसे सॉलिड लिक्विड में सॉलिड नहीं, लिक्विड में सॉलिड मिलाना है, लिक्विड में सॉलिड, जैसे आप लोग ग्लूकोज और वाटर में मिला दो, ठीक है, तो हो गया एग्जांपल, यानी ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज क्या है, सॉलिड है ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाटर। या आप ऐसे बोल सकते हो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सब लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ओके सर, अब मैं बात करता हूं, देखो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा भाई। सॉल्यूट अपन बात कर सकते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीन हो सकते हैं। गैस के साथ में आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो देखो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। अब गैस के साथ में सॉलिड मिलाओ, कैसे, जैसे आपने ऑर्गेनिक में वो रिएक्शन पढ़ी होगी, पैलेडियम प्लेटिनम के ऊपर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रिएक्शन हो जाती है ना, निकिल में होती है ना, रेने निकिल वगैरह, वो रिएक्शन है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो आप पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन करवा दो तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब मैं बोलूं तो क्या होगा, H2 हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, ठीक है। अगर लिक्विड सॉलिड की बात करें, सॉलिड में लिक्विड मिलाना है, सॉलिड में लिक्विड मिलाना है, सॉलिड में लिक्विड मिलाना है, तो जैसे सोडियम अमलगम, कोई सा भी अमलगम ले लो, सोडियम अमलगम, ठीक है, लिक्विड मिला दिया सॉलिड में, सोडियम में अमलगम हो गया ना भाई, लिक्विड है, सॉलिड था ये, सोडियम अमलगम बना है, लिक्विड, ठीक है सर। सॉलिड में सॉलिड मिलाना है, मिक्सचर तो ये हो जाएगा सॉलिड में सॉलिड, जैसे एलोइज वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारे हो गए, जैसे मिलावट कर दो आप चांदी में और सोने में, भाव ज्यादा है अभी, कीमत ज्यादा है इनकी, तो मिलावट कर दो, तो वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चांदी में सोना मिला दो, सोने में चांदी, चांदी में कॉपर, ऐसा कर दो, ठीक है। तो मैं बात कर सकता हूं कॉपर, एग्जांपल कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो चीजें समझो यार, जैसे सॉलिड गैस एक चीज है, गैस में मिलाना है सॉलिड, और यहां पे एक चीज है गैस सॉलिड, यानी सॉलिड में गैस मिलाना है, और यहां पे गैस में सॉलिड मिलाना है, चीजें समझो, यानी सॉल्वेंट है ना, उसमें मिलाया जाता है सोल्यूट को, ठीक है। तो गैस में क्या मिलाना है, सॉलिड, और यहां पे इसका मतलब क्या है, सॉलिड में गैस मिलाना है। ओके, आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहां से इस टेबल से नीट और जेई में पीवाईक्यू भर भर के आए हुए हैं इस क्लासिफिकेशन से। क्या एग्जांपल देगा, वो आपको दे देगा, जैसे क्लोरोफॉर्म और N2, क्लोरोफॉर्म N2 कौन किस टाइप का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताओ, ठीक है। तो आप क्लोरोफॉर्म और N2 है ना, गैसियस सॉल्यूशन है, इसमें जो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट में है यानी सॉल्यूट है, और N2 है सॉल्वेंट जो है गैसियस फेज में, ऐसा पूछ सकता है, या आपको डायरेक्ट और कुछ एग्जांपल देके भी पूछ सकता है वो, ठीक है। ओके सर, तो ये नोट करो आप। अब देखो एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में आपको सॉलिड की सोल्यूबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो उसको कौन, देखो क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग से आता है, यानी डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आया, इसके क्वेश्चन आता है इनके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं, यानी लिक्विड में आप सॉलिड की सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हो, तब कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। पर एक बार डेफिनेशन देख लो, देखने में क्या है, आपको क्या देखना है कि लिक्विड में सॉलिड की सोल्यूबिलिटी, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की सोल्यूबिलिटी देखनी है, यानी सॉलिड कितना किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड में घुल सकता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉलिड का जो 100 ग्राम ऑफ सॉलिड, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में, ध्यान रखना 100 ग्राम बोला है, लिक्विड है पर भी ग्राम बोला है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में मिल सकता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो सैचुरेट हो गया, उसमें और ज्यादा सोल्यूट आप मिला नहीं सकते। सैचुरेटेड का जनरली मतलब ये होता है कि आप उसमें और ज्यादा नहीं मिला सकते, यानी जैसे आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, चीनी और पानी घोल लिया, अब उसमें आपने मैक्सिमम चीनी घोल दी पानी में, अब आप और चीनी उसमें घोल नहीं पा रहे हो, और चीनी उसमें अगर डालोगे और शुगर अगर डालोगे इस सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे चीनी के, वो डिजोल्व ही नहीं होगा अब, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, यानी उसमें और
अपन सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज होगी। अब क्वेश्चन आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर्स affecting solubility of solid in liquid। ओके सर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर अपन बात करें तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट की बात करते हैं। सोल्यूट एंड सोलवेंट अगर सेम नेचर के है ना तो आपस में उनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, आपस में घुल जाएंगे, ठीक है, यानी पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में जल्दी घुल जाता है, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में जल्दी घुल जाता है। यानी अगर नेचर सेम है तो वो सोल्यूबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी आपने पढ़ा होगा कि समान समान में डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व इन लाइक, ठीक है, समान समान में घुल जाता है जल्दी, ये चीज पढ़ी होगी ना, हाँ, समान समान में जल्दी घुल जाता है, और समान नहीं, समान है, इक्वल है। चलो ठीक है, देखो पहला है आपका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। मतलब अगर नेचर सेम है, नेचर सेम तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर नेचर सेम है, पोलर पोलर है या नॉन पोलर है, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ जाएगी, यानी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे सर? देखो आपने ये चीज पढ़ी होगी, लाइक डिजोल्व लाइक, यहां पे लिख देता हूं, लाइक डिजोल्व लाइक। कैसे बढ़ेगी सर? नेचर सेम का मतलब नेचर या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है, दो ही चीज है। तो देखो पोलर पोलर में जल्दी खुलेगा, या मैं बोलूं नॉन पोलर में। अगर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही नॉन पोलर है या दोनों ही पोलर है, तब सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। ओके सर, नॉन पोलर सर एग्जांपल्स बता दो, जैसे पोलर की बात कर लूं, पोलर में जैसे सोल्ट हो गया आपका, है ना, शुगर, ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया वगैरह, ये सारे पोलर में आ जाते हैं। और नॉन पोलर की बात करूं, जैसे नॉन पोलर वाटर भी हो गया ना, वाटर भी इसी में ही है, यहां पे लिख देता हूं वाटर। नॉन पोलर में जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये है ना, और जैसे आप बोलो बेंजीन, हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सीजियम सल्फाइड, वो कार्बन सल्फाइड हो गया, है ना, हेक्सेन हो गया, ये सारे क्या है? नॉन पोलर सोलवेंट है। ये बात हो गई। देखो अगर पोलर में पोलर डिजोल्व करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, शुगर को बेंजीन में घोलने की या नेफ्थलीन को बेंजीन में घोलने की, बताओ। भाई एप्लीकेशन तो ऐसे ही बनेगा ना, शुगर में बेंजीन घोला, ठीक है, एक तो शुगर और बेंजीन का सॉल्यूशन है, एक है शुगर और बेंजीन का, दूसरा है नेफ्थलीन और बेंजीन का। अब बताओ मेरे को सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सोल्यूबिलिटी नेफ्थलीन और बेंजीन की, क्योंकि नॉन पोलर में ज्यादा घुलेगा, सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी क्या? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पे कैसे डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी। सेम होगी नेचर, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके ठीक है सर। अब अप्रोच बनाने, जैसे वाटर में आप डालो बेंजीन या नेफ्थलीन में आप डालो कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है? भाई नेफ्थलीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, ठीक है। बेंजीन वाटर की और बेंजीन की कम होगी, क्योंकि एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर प्रेशर के इफेक्ट की, तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है भाई, सॉलिड है, सॉलिड पे प्रेशर का बहुत, ये इनकंप्रेसिबल हो गया ना भाई, कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे उसको ज्यादा, तो इनकंप्रेसिबल हो तो प्रेशर का बहुत कम, यानी नेग्लिजिबल कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो नो इफेक्ट अपन बात कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट।
यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर के साथ कैसे, देखो ये टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है ना वो तो ली चैटरलियर जो प्रिंसिपल है ना, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, उसमें समझाते हैं, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। पर मैं आपको यहां पे फुल डिटेल में यहां पे बताऊंगा ली चैटरलियर प्रिंसिपल से, वहां पे और इसको और एक बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की, यानी रिएक्शन हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जैसे सोलवेंट और सोल्यूट मिलके सॉल्यूशन बना, डिसोल्यूशन हुआ मतलब। तो ऐसा होने पर या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दो ही हो सकता है, दो ही चीजें होगी, या तो एनर्जी रिएक्शन में लग गई या एनर्जी रिएक्शन से निकल गई। तो इस कंडीशन पे टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन टेम्परेचर के इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डालो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसमें अपन देखें कि अगर डिसोल्यूशन अगर आपका एंडोथर्मिक है या डिसोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक है, तब क्या कंडीशन होती है, दो ही कंडीशन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है, इन दोनों कंडीशन की बात करेंगे। तो उसको देखो ली चैटरलियर के प्रिंसिपल से भी समझाते हैं, आपको एक बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं इसको, ठीक है। वो देखो जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट, पहला कौन से सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस यानी सब्सटेंस whose solubility increase with increase in temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब ऐसा कैसे, ऐसा कौन से सॉल्यूशंस में होता है, कौन से सब्सटेंस के लिए होता है, जनरली ज्यादातर सब्सटेंस ऐसे ही होते हैं, जैसे कोई भी सोल्ट हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये बात कर ले, शुगर हो गया, KNO3 हो गया, ये सारों में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। ऐसा आप देखो, मेरी बात सुनो, मैंने सोल्यूट लिया प्लस सोलवेंट किया, सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाया तो सॉल्यूशन बना। तो यहां पे क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, ये प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन, यहां पे अगर एनर्जी मैं बात करूं एंडोथर्मिक की कर लूं, ठीक है, एनर्जी अगर डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहता है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। एंडोथर्मिक है रिएक्शन, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज, एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ रही है आपको सोल्यूट प्लस सोलवेंट का डिसोल्यूशन करवाने के लिए, यानी इससे सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है डिसोल्यूशन के लिए। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक यानी इसमें डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव, और जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव देखोगे वहां पे आप क्या बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रख लो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच जहां पे पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जनरली सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं जनरल ये होते हैं, NaCl हो गया, जनरली सारे कंपाउंड्स ऐसे ही होते हैं, सोल्ट हो गए सारे, बहुत से सोल्ट हो गए, है ना, जैसे KNO3 हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। पहली तो ये कंडीशन हो गई, ए कंडीशन बोल देता हूं उसको, ए, ठीक है। बी कंडीशन की बात करता हूं, देखो उसके बाद में यहां पे आ गया मैं, सब्सटेंस whose
solubility decrease with increase in temperature. ऐसे सब्सटेंस जिनकी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यानी इनका डिसोल्यूशन होगा वो एक्सोथर्मिक टाइप का होगा। अगर मैं बात करूं सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन की, इनसे बना सोल्यूट प्लस सोलवेंट की, यार सोलवेंट, इनसे बनेगा ना सॉल्यूशन, ये किया तो यहां पे जो डिसोल्यूशन हुआ इसका, ये डिसोल्यूशन ही तो हो रहा है, सोल्यूट सोलवेंट में मिला तो सॉल्यूशन बना, डिसोल्यूशन ही तो हुआ। तो ये डिसोल्यूशन है, ये आपका एंडोथर्मिक है मान लो, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक की तो बात कर ली अपन ने, ये है एक्सोथर्मिक, यानी सोल्यूट में सॉल्वेंट मिलाने पर सॉल्यूशन बनेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां पे डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो ली चैटरलियर प्रिंसिपल्स का एक स्टेटमेंट बोल देता हूं, वो क्या बोलता है कि जो जहां जैसे रिएक्शन हो रही है ना उसको उल्टी दिशा में मोड़ देता है वो, ठीक है, बस इतना सा याद रखो, इसके बाद में और कुछ छेड़ना नहीं है। ली चैटरलियर में है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा भाई। अब यहां पे ली चैटरलियर प्रिंसिपल पढ़ाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, हाँ फेवरेबल कंडीशन वो सारी चीजें वहीं पे बताई जाएगी। अब यार इसको इस तरीके से समझ लो बेहतर है, ठीक है चीजें, क्योंकि आप ये डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना बस, प्लस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, ये चीज समझो आप, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें कुछ इरेगुलर पैटर्न चलता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है, उनमें ना तो वो डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज, मान लो एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज एक बार इंक्रीज, ऐसे कौन से हैं तो वो भी बता देते हैं। पहले इसके एग्जांपल्स लिख लो, जैसे मैं बात करूं, देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं ये जनरल ज्यादा नहीं होते, जैसे मैं बात करूं Na2CO3 डॉट 10H2O, है ना, जैसे मैं बात करूं सीजियम का सल्फेट ले लो CH2SO4, है ना, लिथियम कार्बोनेट ले लो, जैसे लिथियम सल्फेट ले लूं मैं Li2SO4 हो गया, है ना, सेलेनियम का सल्फेट ले लूं, वो सारे ये एग्जांपल्स हैं, ये है, इनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घटेगी, क्यों, इनका डिसोल्यूशन हो रहा है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहे हैं तब एनर्जी रिलीज हो रही है इनमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अरे भाई विरोध करेगा वो, ली चैटरलियर क्या बोलता है वही तो बात है ना, मतलब देख सोल्यूट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना, ठीक है, रिएक्शन क्या हुई, एनर्जी क्या हुई यहां पे देनी पड़ रही है यहां पे, तभी तो ये सॉल्यूशन बना, डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी एनर्जी देनी पड़ रही है इसको, टेम्परेचर एनर्जी देनी पड़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, एनर्जी के फॉर्मेट में अगर दो तो भाई सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, भाई एनर्जी दोगे तभी तो ये इधर आएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा है, ये चीज समझ में, ओके। अगर किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना तो इस तरीके से याद रख, डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, डेल्टा एच नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटेगी, ओके, ये चीज हो गया दो। तीसरा पॉइंट आपको बता देता हूं, चलो पहले इसको नोट करो यार, ठीक है, फिर बताता हूं, कर लिया, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही देख रहे हैं अपन, है ना, हाँ, यहां पे बता देता हूं थर्ड पॉइंट, ए ये है, बी ये है और सी यहां पे हो जाएगा, substance whose
solubility does not increase or decrease in regular pattern. यानी एक बार मान लो इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होके डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होके इंक्रीज हो गई, ऐसा पैटर्न हो। जैसे मैं एक आपको ग्राफ से बताऊं इसको, ये है सोल्यूबिलिटी, यहां पे टेम्परेचर लेता हूं, मान लो शुरू में टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, सोल्यूबिलिटी बढ़ी, फिर टेम्परेचर और बढ़ाया, सोल्यूबिलिटी घट गई, यानी पहले सोल्यूबिलिटी इंक्रीज फिर डिक्रीज हो गई, है ना, पहले इंक्रीज हो गई फिर डिक्रीज हो गई, ऐसे कंडीशन आए तो ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, ऐसा तो ज्यादातर सब्सटेंस आपको ये वाले मिलेंगे, है ना, ये वाले आपको, ये तो कुछ ही सब्सटेंस है, कुछ ही कंपाउंड्स मिलेंगे, ओके, जो एक दो बता देता हूं आपको एग्जांपल, उससे याद रख लेना, जैसे ग्लोबल सोल्ट वाला एग्जांपल है उससे, है ना, कि इररेगुलर मैनर में होगा, यानी देखो पहले सोल्यूबिलिटी क्या हुई, टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले तो इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज, यहां पे लिख देता हूं इंक्रीज, फिर हो गई डिक्रीज, यानी एक बार मान लो पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो जाए, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो ये है, जैसे मैं बात करूं नो रेगुलर पैटर्न होता है इसमें, है ना, कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होता, तो इनमें सोल्यूबिलिटी का नो रेगुलर वेरिएशन, कोई भी रेगुलर वेरिएशन नहीं मिल रहा भाई, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ भी चलता रहेगा। जैसे ग्लोबल सोल्ट मैंने बोला ना अभी एग्जांपल, है ना, ये है ग्लोबल सोल्ट Na2SO4.10H2O, इसका ये ग्राफ, देखो इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का भी ले लो, CaCl2.6H2O, है ना, एक हो जाता है NH4NO3 वाला, है ना, हाँ, ओके। यहां पे क्या है, देखो इंक्रीज कब होती है, ये बताओ इंक्रीज कब होती है, सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर, डेल्टा H पॉजिटिव, तो यहां पे तो डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव, और यहां पे डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, डिक्रीज के लिए, और डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव, ये चीज समझ में आई, वही चीज है ना जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया ना, वही चलेगा। कोई सा भी क्वेश्चन होगा ना, कोई सा भी, इस कॉन्सेप्ट से कर लेना, जिनके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, डेल्टा H नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी घटेगी, ठीक है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी घट रही है किसकी, डेल्टा H नेगेटिव की, ओके। तो ये बात हो गई, है ना, तो नोट करो इसको भी, ये तीनों को एक साथ नोट कर लो भाई, पहले ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख के उसके नीचे A B C तीनों लिख लो, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सोल्यूबिलिटी किसमें, लिक्विड में, वो क्या होगी, गैस का वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो 1 ml लिक्विड में डिसोल्व हो जाए और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो गैस का था, ठीक है, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस that can be dissolved in 1 ml of liquid to form saturated solution। अब saturated solution यानी उससे ज्यादा उसमें और सोल्यूट नहीं मिला सकते, तो saturated solution बन गया। अब देखो जो ये सोल्यूबिलिटी है, अपन ने क्या किया, गैस है प्लस लिक्विड, तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, ओके सर। गैस और लिक्विड, सॉल्यूशन कौन सा बना, लिक्विड सॉल्यूशन, तो गैस क्या है, सोल्यूट, और लिक्विड क्या है, सोलवेंट, इतना तो पता है ना भाई, लिक्विड सॉल्यूशन बताया था अभी। अब लिक्विड सॉल्यूशन की तो बात कर रहे हैं, पहले अपन ने पढ़ा कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो पढ़ चुके हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड थोड़े होता है ना, नहीं,
वो नहीं पढ़ेंगे। सॉलिड इन गैस पढ़ लिया और गैस इन लिक्विड पढ़ लिया, ठीक है। अब लिक्विड इन लिक्विड वो चीज भी देख लेंगे, सारी चीजें, है ना। तो ये चीज है, गैस प्लस लिक्विड से सॉल्यूशन बन रहा है। देखो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं, तो अपन लिखते हैं फैक्टर्स जिनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्वेश्चन यहां से आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। पहला फैक्टर है जो गैस है उसका और सॉल्वेंट का नेचर। अब नेचर पे कैसे डिपेंड करेगी उसकी बात करते हैं। मान लो कोई, चलो एक बार इसको लिख के बताता हूं, है ना, देखो फिर बताता हूं, है ना। पहला पॉइंट देखो, पहला है अपन ने बात की नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कोई गैस है और वो उसको डिजोल्व कर रहे हैं, उस टाइम वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी ना। भाई कोई गैस है, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तब वो अगर अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे HCl गैस है, अब इसे डाला अपन ने तो H प्लस और Cl माइनस में टूट गई है, तो H प्लस और Cl माइनस उस टूट गई तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आयंस के फॉर्मेट में हो गए ना ये, तो सोल्यूबिलिटी जल्दी घुल जाएंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देखो अपन बात करें, जैसे मैंने ये जो चीज बोली है ना, इफ गैस रिएक्ट, अगर रिएक्ट कर रही है और वो अपने उसका डिसोसिएट इन आयंस, अगर वो डिसोसिएट हो जाती है तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके सर, इतनी बात क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे HCl है वो टूट गया H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। वाटर में डिजोल्व कर लो इसको H2O में, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये HCl है ना, वो H प्लस और Cl माइनस के फॉर्मेट में टूट के इंक्रीज कर लेता है इसकी सोल्यूबिलिटी को, ठीक है। तो HCl प्लस H2O, H प्लस एक्वस बन गया प्लस Cl माइनस एक्वस फॉर्म में चला गया। ओके सर, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर गैस ज्यादा लिक्विफिएबल हो, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो, ठीक। चलो लिख के बताता हूं ये चीजें डायरेक्ट ही जा रही है, ठीक है, लिख के बताते हैं। देखो गैसेस मोर लिक्विफिएबल, जो गैस लिक्विफिएबल होगी, ज्यादा लिक्विफिएबल होगी, ठीक है, उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मोर सोल्यूबिलिटी इन सॉल्वेंट, यानी जो गैस ज्यादा लिक्विफिएबल है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर। अब सर लिक्विफिएबल कौन कौन सी गैस होगी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, तो गैसेस, यहां पे लिख देता हूं, गैसेस हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी TC बोल देता हूं, अभी समझाऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो होगी मोर लिक्विफिएबल, और ज्यादा लिक्विफिएबल होगी तो मोर सोल्यूबिलिटी। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है,
क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो मोर सोल्यूबल होगी, मोर लिक्विफिएबल होगी, मोर लिक्विफिएबल होगी तो मोर सोल्यूबल होगी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वह टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। मान लो एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मान लो कुछ कर दिया 400 केल्विन कर दिया, उससे मान लो किसी की एक गैस के लिए 400 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी 400 केल्विन से कम टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफिएबल है, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, अरे क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 500 केल्विन एक टेम्परेचर है किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, तो 500 केल्विन से कम टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होगी, पर 500 केल्विन से ऊपर ज्यादा टेम्परेचर गया तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो 500 केल्विन एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, हर गैस के लिए अलग अलग होता है, मैंने तो ये हाइपोथेटिकल वैल्यू बताई है ऐसे ही समझाने के लिए, है ना। हाँ, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, मोर लिक्विफिएबल तो मोर सोल्युबिलिटी। इतनी बात क्लियर? तो लिख लो। जैसे मैं एक चीज और बताऊं जो तुम्हारे को इसी से रिलेटेड, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया किसी में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, जैसे वाटर HF हो गया, इनमें हो गया, है ना। और जैसे पोलर गैस हो गई, जैसे पोलर गैस में आपके पास HCl आ जाएगा, यहाँ पे HF हो गया ना। कुछ एग्जांपल दे सकता है इसका, जैसे नॉन पोलर गैस है, तो एक चीज देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, उससे कम होगा पोलर गैस का, सबसे कम होगा नॉन पोलर गैस का। तो नॉन पोलर गैसेस कौन सी है? जैसे मैं बात करूं H2 हो गया तुम्हारा, है ना, हीलियम हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, जैसे Cl2 हो गया, ये नॉन पोलर गैसेस है ना। तो आप नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड में देखो तो नॉन पोलर का क्रिटिकल टेम्परेचर कम, पोलर का और भी ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड का और भी ज्यादा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। नॉन पोलर से पोलर की और हाइड्रोजन बॉन्ड की ओर आएंगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यानी नॉन पोलर का कम है क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बना दिया ना। इधर आओगे आप, इधर आ रहे हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सोल्युबिलिटी ज्यादा किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये देख लो, क्लियर बात? ओके सर, ले ये लगा देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया, तो इसको नोट करो, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट वाला। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, सेकंड वाला, नोट करो इसको। ये हो गया। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर, पहला तो हो गया नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं अपन, टेम्परेचर। ठीक है, फिर अपन प्रेशर देखेंगे, और प्रेशर में फिर प्रेशर का जो इफेक्ट है उससे रिलेटेड फिर हेनरी का लॉ आ जाएगा, तो फिर उसको अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पहले आपको ये बता देता हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? मैं बात कर रहा था आपकी गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस आपने लिक्विड किया, इससे सॉल्यूशन बना। जनरली ये जो रिएक्शन होगी ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है आपकी। कौन सी रिएक्शन होती है? जनरली एक्सोथर्मिक होती है। और जनरली क्या होती है? एक्सोथर्मिक ज्यादातर रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच होगा इसका नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है, तो मैंने अभी एक चीज आपको, एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि डेल्टा एच जहां पे भी नेगेटिव दिखे आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी? घटेगी। यानी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी।
ये ध्यान रखना, किसके लिए? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अपन बात किसकी कर रहे हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, तो है ना, पॉइंट टॉपिक तो वही चल रहा था। हाँ ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो उसका एक एप्लीकेशन भी दे रखा है, एप्लीकेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नीट 2024 में भी एक क्वेश्चन आ गया था हेनरी वगैरह उसके एप्लीकेशन से, है ना। तो एप्लीकेशन क्या है कि जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है ना, अब एक्वेटिक एनिमल्स है ना जो कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कोल्ड वाटर में क्यों कंफर्टेबल होते हैं कि देखो टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड वाटर होगा तो गैसेस की वाटर में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा गैस इनहेल कर पाएंगे। ठीक है भाई, वाटर के थ्रू ही तो वही गैसेस इनहेल करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो। ठीक है, समझ में आई चीज? तो यहां पे पॉइंट भी लिख लो, एप्लीकेशन बता दो इसका। तो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में ना, एक्वेटिक एनिमल्स feels more comfortable in cold, यानी टेम्परेचर कम होगा। क्यों? देखो टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, गैसेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो भाई सब उनको रेस्पिरेशन के लिए गैसेस ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मोर कंफर्टेबल होते हैं। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया आपका। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में गैसेस के लिए, गैसेस की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड में आपको ध्यान रखना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, है ना, क्योंकि ये रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक होती है, रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो लीच एटल ये लग गया यहाँ पे। इतनी बात क्लियर? अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो जो सॉलिड्स होते हैं ना उन पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं प्रेशर का, पर लिक्विड है, कंप्रेसिबल है, तो इन पे तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो अपन बात करें जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो, आप देखो जितना ज्यादा मास, चलो एक बार लिख के बताता हूं उसको, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, सही लिख देता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर अबोव लिक्विड। यानी लिक्विड पे कितना प्रेशर लगाया गया है उस पे डिपेंड करेगा कि कितना मास जो है वो डिजोल्व हुआ है। ठीक है, तो गैस का आप ऐसे बोल सकते हो कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस डिजोल्व होगी लिक्विड में। ठीक है, समझे नहीं समझे? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रेशर में क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे लिक्विड पे, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस डिजोल्व होगी लिक्विड में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीज चलेगा। यानी प्रेशर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा डिजोल्यूशन होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो मास डिजोल्व हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू के, कांस्टेंट ला देते हैं प्रेशर। ठीक है, तो मास बराबर केपी। के एक कांस्टेंट है, के क्या है? के तो कांस्टेंट है। देखो इसमें ग्राफ पूछा जाता है आपको log m का और log p का ग्राफ। ठीक है, तो उसका देखो, इसका log लेते हैं पहले। log वैल्यू क्या होगी? log m इज इक्वल टू log k प्लस log p। अरे log की ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी क्या तुमने? ये प्रॉपर्टी होती है ना log की, log a इंटू बी, ये क्या होता है? log a प्लस बी, log a प्लस log b, ये कंडीशन होती है। अगर आप देखो log में क्या करते हो, a डिवाइड बाई b कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। ठीक है, ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज है जहां पे काम आएगी, केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा यूज होगी, इक्विलिब्रियम में भी आएगी, तो वो धीरे धीरे बताते जाऊंगा सारी प्रॉपर्टीज।
वरना बेसिक फिजिक्स में तो आपने पढ़ी होगी, बेसिक मैथ में, है ना। ओके, तो log m इज इक्वल टू, यानी इसका log ले लिया दोनों तरफ से, log m इज इक्वल टू log k प्लस log p, ये हो गया। अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, मान लो मैं ग्राफ की बात करता हूं किसमें, log m में और log p में ग्राफ पूछा जाए। अब देखो इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से कर लो। y एक्सिस पे आपको log m रखना है, ठीक है। x एक्सिस पे क्या रखोगे, log p, तो इसको mx कर दो और इसको c कर दो। यहां पे इंटरसेप्ट क्या है, log के, इंटरसेप्ट ये है आपका कुछ log के, ये इंटरसेप्ट होगा। अब देखो स्लोप m क्या है, यहां पे पॉजिटिव है, तो m क्या है, पॉजिटिव 1 है भाई, एक ही तो है, log p है, इसके आगे 1 है, तो m क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, देखो m है, m इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगी 1। ये हो गया log m और log p में ग्राफ आपका, क्लियर। m और p में तो आप डायरेक्ट, भाई m और p में तो ग्राफ डायरेक्ट हो सकता है ना, ये डायरेक्ट ग्राफ है m और p का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे m बढ़ेगा, यानी m क्या है, जो भी गैस डिजोल्व हो रही है उसका मास है, यानी सोल्यूबिलिटी तो है एक तरीके से। भाई सोल्यूबिलिटी को मोलरिटी, मोलैलिटी इनके टर्म्स में यूज करते हैं जनरली, है ना, वही होती है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। ये हो गया। अब हेनरी, जो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इससे ही हेनरी का लॉ निकल के आता है भाई, वही इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, यही हेनरी का लॉ है। तो हेनरी का लॉ अब अपन करते हैं, तो इसको नोट करो। अब हेनरी लॉ की बात करते हैं। हेनरी लॉ, देखो अभी अपन ने पढ़ा कि जो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, गैस की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड में, तो वही चीज है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि हेनरी ने क्या बताया कि जो गैस की सोल्यूबिलिटी है ना, गैस की सोल्यूबिलिटी पार्शियल प्रेशर के बढ़ने पर बढ़ती है, यानी गैस की सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी लिक्विड पे कितना पार्शियल प्रेशर लगाया जा रहा है, वो बात है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस in a liquid solvent is directly proportional to partial pressure of the above of the gas, ठीक है। तो यहां पे गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, मैं बोलूं तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ओके सर, तो सोल्यूबिलिटी को देखो, सोल्यूबिलिटी यहां पे आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किस टर्म्स में है। सोल्यूबिलिटी आपको मोलरिटी, मोलैलिटी इनके टर्म्स में मिलेगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मिल सकती है, वो चीजें बताऊंगा। तो यहां पे जो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी जो कितनी गैस का मास सोल्यूबल होगा वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जो मास सोल्यूबल हो रहा है गैस का वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है के एच, ये लो एम। एम क्या है, यहां पे सोल्यूबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो एम है ये है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन देखोगे उसके अनुसार लगाओगे। यहां पे ये जो सोल्यूबिलिटी है वो आपको मोलरिटी के टर्म्स में भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी आ सकती है, ठीक है, या आपको जो है मास ऑफ गैस डिजोल्व, इसके टर्म्स में भी हो सकती है, मोलरिटी या मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के रूप में। अब क्वेश्चन में कैसा फॉर्मूला, क्वेश्चन में आपको जो पूछा है ना उसके अनुसार आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये तो दे रखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। के एच क्या है सर, के एच है हेनरी कांस्टेंट, KH क्या है यहां पे, हेनरी कांस्टेंट। अब देखो इस फॉर्मूले को आपको
KH की यूनिट के अनुसार लगाना है। इसको देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी लगेगा m इज इक्वल टू KH P। ध्यान रखना कई जगह ये लगता है P बराबर KH इंटू M। अब यहां पे आप KH की KH है ये ना KH की यूनिट देखो ऑप्शंस में या क्वेश्चन में KH की जो यूनिट होगी भाई KH ये है तो P बाई M की जो यूनिट होगी वो KH की होगी। अगर यहां से KH की क्या यूनिट आती है, KH आता है आपके पास M बाई P, तो M बाई P की जो यूनिट हो वो देख लो, या KH की यहां पे यूनिट क्या होगी P बाई M। अगर प्रेशर और सोल्यूबिलिटी, प्रेशर बटा सोल्यूबिलिटी की यूनिट आ रही है KH की, तो ये फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चंस में। सोल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर की यूनिट आ रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान रखना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन, नीचे लिख देता हूं यहां पे विच फॉर्मूला इज यूज्ड डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ KH। ठीक है, अगर देखो अब आपको मोलरिटी की यूनिट दे रखी है तो आप सोल्यूबिलिटी मोलरिटी की टर्म्स में निकालोगे। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट है ही नहीं भाई, KH की कोई मोल फ्रैक्शन की मान लो KH की यूनिट प्रेशर के बराबर दे रखा है, तब यहां पे M क्या है, मोल फ्रैक्शन है। समझ रहे हो ये चीज है। तो इस ऐसे देखोगे आप, देखो या तो मोल पर लीटर में दिया हुआ हो या आपको मोल पर किलोग्राम में दे रखा हो, तो ये तो है मोलरिटी, ये है मोलरिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। ठीक है, मास है, अगर मास ही बोलेगा तो वो किलोग्राम में मास रखोगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार M क्या होगा वो आपको यहां से पता चलेगा। M क्या लेना है, सोल्यूबिलिटी किस टर्म्स में है, मोलरिटी ये यूनिट होगी, ये यूनिट होगी। यूनिट का खेल चलेगा इसमें। जो देखो सिंपल 12th क्लास के बच्चों की डेरिवेशन के लिए ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, यहां तक बस। पर आगे आपको नीट और जेई में क्वेश्चंस करने हैं ना, तो भाई ये खेल करना पड़ेगा। KH की यूनिट के हिसाब से आप ये फॉर्मूला डिसाइड करोगे। पूछा क्या है, मोल पर लीटर में पूछा है तो मोलरिटी निकाल लो, M को मोलरिटी मानोगे, सोल्यूबिलिटी मोलरिटी होगी। ठीक है, अगर वो कोई यूनिट नहीं है M की तो मोल फ्रैक्शन है वो, यानी KH बराबर देखो, अगर देख एक चीज बताऊं, इफ यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, देन M इज मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो P इज इक्वल टू KH इंटू M। अगर इफ यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर, ठीक है, 1 अपॉन प्रेशर, देन M क्या है, तब भी M तो मोल फ्रैक्शन ही है, M क्या है, मोल फ्रैक्शन। बट यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा तब ये लग जाएगा M इज इक्वल टू KH इंटू P। देखो यूनिट K की यूनिट से ही सारी चीजें अलग अलग हो गई है ना, तो ये क्वेश्चंस में लगेगी ये चीजें है ना। तो एक बार इसको नोट करो और बताता हूं फिर, कर लिया नोट। अब देख एक चीज और बताता हूं तुम्हारे को, यहीं पे बताता हूं। देखो इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, देखो और देख, प्रेशर इज इक्वल टू KH, अब M मान लो अगर मोल फ्रैक्शन है तो काई लिख दूं, ये है मोल फ्रैक्शन। P इज इक्वल टू KH इंटू M, ये M यहां पे मान लो सोल्यूबिलिटी है, किस टर्म्स में, मोलरिटी, मान लो मोलरिटी के टर्म्स में है।
या मोलेलिटी के टर्म्स में भी हो सकती है, ठीक है। P इज इक्वल टू के एच, अगर M मान लो यहां पे M क्या है, सोल्यूबिलिटी, यहां पे मोलेलिटी, मोलेलिटी के टर्म्स में है। तो ऐसे फॉर्मूले में आप देखोगे कि मोल फ्रैक्शन कब लगाना है, जब KH और प्रेशर की यूनिट सेम हो जाए, ठीक है, तब आप मोल फ्रैक्शन, पर मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है तो KH की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट के बराबर, ठीक है, तभी तो ये कंडीशन होगी। अगर आपको KH की यूनिट दे, जैसे ATM और मोल पर लीटर, ठीक है, तब मोल पर लीटर बटा ATM KH की यूनिट आ रही है, तब आप देखोगे कि भाई साहब यहां पे जो सोल्यूबिलिटी है तो वो मोलेरिटी के रूप टर्म्स में है, ठीक है। अगर KH की यूनिट ऐसा हो जाए, KH की यूनिट ATM और आपको दे दे यहां पे मोल पर किलोग्राम में, तब आप देखोगे कि जो यहां पे M है ये मोल पर किलोग्राम में, तो ये मोलेरिटी के टर्म्स में है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो हेनरी लॉ की बात करते हैं। इसमें अपन ने देख लिया कि P बराबर KH इंटू M होता है। जहां पे KH की यूनिट के अनुसार आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, KH की यूनिट देखोगे, है ना, उससे फॉर्मूला लगाओगे। तो हेनरी लॉ एनसीईआरटी में दे रखा है P इज इक्वल टू KH इंटू M। M क्या है, सोल्यूबिलिटी। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर सोल्यूबिलिटी मोलेरिटी के टर्म्स में, मोलेलिटी या मास या मोल फ्रैक्शन जिसके टर्म्स में है वो M मान लोगे आप, ठीक है। यहां पे ये KH क्या है सर, जो KH दे रखा है ये है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, टेम्परेचर और इसका रिलेशन। हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं हेनरी कांस्टेंट की बात करूं तो ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हेनरी कांस्टेंट की बात करें तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, तो हेनरी कांस्टेंट यानी KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ेगा, KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी कम होती है, तो KH के साथ इसका सोल्यूबिलिटी का रिलेशन भी लिख सकते हैं अपन, 1 सोल्यूबिलिटी। ये लो, ये KH की, यहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना है, ये नीट में भी पूछा हुआ है। अब वो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, KH की वैल्यू देके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, टेम्परेचर की वैल्यू देख के, या KH की वैल्यू देके टेम्परेचर, या टेम्परेचर की वैल्यू देके KH का ऑर्डर पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है ना। तो ये पता होना चाहिए। देखो कुछ एप्लीकेशंस है उनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले एप्लीकेशन से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, नीट PYQ कि जो सी डाइवर्स होते हैं ना, समुद्र के गोताखोर होते हैं, नीचे समुद्र में जाते हैं, डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स समुद्र गोताखोर, वो प्योर जो है ऑक्सीजन उसको नहीं लेके जाते, प्योर एयर को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि प्योर एयर लेके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा बस उसमें। तो उसके क्या होगा कि जब वो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे सी में, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो उन्होंने गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ली है, तो वो सोल्यूबिलिटी, प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। यही तो बात की, प्रेशर बढ़ रहा है सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। प्रेशर जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और वो जो गैसेज है वो लेके गए सी डाइवर्स अपने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, उनमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अगर तो क्या होगा, वो आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी ब्लड में उनकी। तो जैसे ही वे नीचे है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा है, वो सोल्यूबल है, जैसे जैसे ऊपर आएंगे वो बाहर आएंगे, तो जो नाइट्रोजन गैस है ना वो बेंड्स के रूप में बाहर निकलेगी। भाई ऊपर आएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, घटेगी, सोल्यूबिलिटी घटेगी, तो वो जो गैसेस है, नाइट्रोजन गैस है, वो बेंड्स के रूप में निकलती है और उससे दर्द होता है, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या किया गया, जो डाइल्यूटेड हीलियम गैस है ना वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में डाली गई। अब हीलियम इनर्ट गैस है, ठीक है, जाके रिएक्ट, ठीक है, इनर्ट गैस है ये, हीलियम क्या है यहां पे लिख देता हूं, इनर्ट गैस।
इनर्ट गैस, नोबल गैसेस है, तो भाई ये बेंड्स के रूप में बाहर नहीं होगी, ठीक है। पहले ही ये तो डिजोल्व नहीं हो रही ना वहां पे, ओके। नाइट्रोजन तो प्रेशर ज्यादा हो रहा है, वो डिजोल्व हो रही है, ओके। हीलियम डिजोल्व नहीं हो रही है, तो ये बात है कि फिर बेंड्स अवॉइड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसका एप्लीकेशन था ये, तो ये हेनरी लो का एप्लीकेशन था। भाई देख, समुद्र में नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन वगैरह ये गैसेस ज्यादा है तो वो ब्लड में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल ज्यादा हो जाएगी। तो बेंड्स के फिर जैसे जैसे ऊपर आओगे आप, सी डाइवर्स ऊपर आएंगे तो क्या होगा भाई, वो तो गैस तो सोल्युबिलिटी कम होगी, क्यों, प्रेशर कम हो रहा है ऊपर आते आते, तो प्रेशर कम होगा, सोल्युबिलिटी कम होगी, तो बाहर निकलेगी और बेंड्स के रूप में बाहर निकलती है, दर्द होता है, ठीक है। इसलिए हीलियम मिलाया जाता है, इनर्ट गैस है ये, ओके। दूसरी बात, जो अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जाते हैं, बने हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, तो क्या होता है कि प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा तो गैस की सोल्युबिलिटी कम होती जा रही है। प्रेशर ऊपर जाते हैं ना जैसे हाई एल्टीट्यूड पे, तो प्रेशर कम हो रहा है, गैस की सोल्युबिलिटी कम हो रही है, तो ऑक्सीजन है उसकी ब्लड में सोल्युबिलिटी कम होगी, तो जो ब्रेन तक है ऑक्सीजन कम पहुंच पाएगी, और ऐसी कंडीशन ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंची तो आपकी सोचने की क्षमताएं कम हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। भाई ऑक्सीजन कम पहुंच रही है ब्रेन तक तो क्या होगा, एनोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। तो ये एनोक्सिया कंडीशन है, वो भी पूछा जा सकता है कि किसका एग्जाम्पल एप्लीकेशन है, हेनरी लो, ठीक है। जो कुछ जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना उसमें CO2 की मात्रा मिली हुई होती है, जैसे आप उसे ओपन करते हैं तो ऐसे निकलती है ना, CO2 होती है उसमें। तो हाई प्रेशर पे अगर आप डालोगे CO2 अगर हाई प्रेशर पे डालोगे तो ज्यादा सोल्यूबल होगी, ज्यादा CO2 डाल सकते हो आप, ठीक है। ये अगर टेम्परेचर के इफेक्ट से भी इसको और समझाया जा सकता है, पर आप यहां पे देखो हेनरी के लॉ में इसको अपन प्रेशर से समझा सकते हैं, ठीक है, कि CO2 की सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर दो, प्रेशर ज्यादा डाल दो कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी CO2 की, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ओके। ये हो गए एप्लीकेशंस। अब देखो मैं आपकी इसकी लिमिटेशंस बता देता हूं, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस, हेनरी लॉ की जो लिमिटेशंस है, सबसे पहली लिमिटेशंस है कि जो गैस है ना वो सोलवेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो गैस अगर सोलवेंट से गैस रिएक्ट कर गई, गैस सोलवेंट से रिएक्ट कर जाती है तो वहां पे हेनरी लॉ वैलिड ही नहीं होता। गैस अगर सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है हेनरी लॉ वैलिड नहीं होता, तो गैस सोलवेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, इस कंडीशन में हेनरी लॉ वैलिड होगा, ओके, ठीक है सर। जैसे मैं आप बात करूं, जैसे HCl है, ठीक है, SO2 है ना, ये गैसेस है ना, SO3 भी ले लो आप, ठीक है, जैसे अमोनिया ले लो, ये क्या है, वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, H2O के साथ में रिएक्ट कर जाती है। अगर ये H2O के साथ में रिएक्ट कर रही है तो नॉट फॉलो, ये हेनरी लॉ फॉलो नहीं करती, नॉट फॉलो हेनरी लॉ। अगर ये गैसेस रिएक्ट कर जाती है, भाई सोलवेंट क्या है, वाटर लिया तो उसके साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये फॉलो नहीं करेगी हेनरी लॉ, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन ये होगी कि रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तभी हेनरी लॉ वैलिड होगा। दूसरी कंडीशन, अपन ने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, हेनरी यही बोलता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्रेशर हो गया तब भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। तो प्रेशर इज टू हाई, देखो गैसेस है अगर रिएक्ट कर गई विथ सॉल्वेंट तो पहली लिमिटेशन, दूसरी मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगी तो ही हेनरी लॉ वैलिड होगा, अगर रिएक्ट कर गई सॉल्वेंट तो वो उसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरा, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज टू लो,
टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये चीज अपन ने देखी थी कि देखो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। आप टेम्परेचर को कम करते जा रहे हो, सोल्यूबिलिटी बढ़ती जा रही है। अरे बहुत कम नहीं करना, कुछ हद तक काम करेगा, ये बहुत हद तक काम नहीं करेगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और गैसेस आपस में डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ लिख लो, गैसेस डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैसेस का अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है, गैस डिसोसिएट टूट रही है या जुड़ रही है गैसेस किसी के साथ में, तो भाई साहब हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। टेम्परेचर ज्यादा कम है तब भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। प्रेशर ज्यादा हाई है तब भी वैलिड नहीं होगा। गैसेस रिएक्ट कर रही है तब भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं होता। इन चार कंडीशंस में हेनरी लॉ वैलिड नहीं होता, यानी ये इसके हेनरी लॉ की लिमिटेशंस है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करवा देता हूं एक दो। क्वेश्चंस क्या है, देखो P बराबर KH इंटू एम, यही फॉर्मूला है, बस इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे। अब KH की यूनिट देखो भाई, KH की यूनिट देखो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगेंगे, P बराबर KH इंटू एम, या तुम्हारा लगेगा M बराबर KH इंटू P। अगर KH की यूनिट अगर KH की ऐसे आती है प्रेशर बटा सोल्यूबिलिटी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर KH की यूनिट अगर ऐसे आती है सोल्यूबिलिटी बटा प्रेशर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, KH की यूनिट कहां से देखोगे सर? KH की यूनिट क्वेश्चन में दी होगी या ऑप्शंस में होगी। ठीक है, ओके सर, क्लियर बात? तो ये नोट करो। क्वेश्चन है H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for quantitative analysis if the solubility of H2S gas in water at STP कंडीशन दे रखी है, उस पर सोल्यूबिलिटी दे रखी है 0.2 m। ठीक है, 0.2 m दे रखी है सोल्यूबिलिटी। अब देखो ये m स्मॉल m है, यानी मोलेलिटी दे रखा है, यानी सोल्यूबिलिटी मोलेलिटी के टर्म्स में है। ओके सर, एक तो ये यहां से एक चीज मिली। दूसरा, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S इन वाटर एट 273 केल्विन इज। अब देखो आपको हेनरी कांस्टेंट निकालना है, हेनरी कांस्टेंट देखो ऑप्शन में हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट देखो आप, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट देखोगे तो आपको मिल रहा है पास्कल, यानी प्रेशर की यूनिट। तो हेनरी कांस्टेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इसके लिए आप प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू आप लगा दो मोल फ्रैक्शन X। ये काई क्या है? मोल फ्रैक्शन है। X मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो KH की जो यूनिट है वो प्रेशर के बराबर यानी पास्कल होगी। इतनी बात। ओके सर, अब अपने को दे क्या रखा है? 0.2 m मोलेलिटी, जो सोल्यूबिलिटी दे रखा है मोलेलिटी के टर्म्स में। तो मोलेलिटी क्या होती है? अपने को निकालना है, काई निकाल लो। देखो प्रेशर दे रखा है ना, KH निकालना है, काई निकाल लो, बस ये X निकाल लो, मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो मोलेलिटी क्या होती है? मोलेलिटी इज इक्वल टू XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू 1000 अपॉन MA। ठीक है, A क्या है? सोलवेंट के लिए, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.2 इज इक्वल टू XB, अपने को निकालना है 1 माइनस XB 1000। MA क्या है? देखो मोलर मास ऑफ सोलवेंट यहां पे वाटर दे रखा है, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो यहां से आप XB निकाल लोगे। ठीक है, XB यहां से निकालोगे और क्या करोगे? ये जो फॉर्मूला आपका भाई, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू XB, यहां पे इस XB को पुट करोगे यहां से निकाल के। ओके सर, अब देखो प्रेशर क्या रखोगे? प्रेशर दे रखा है, STP कंडीशन दे रखी है 180 m। STP कंडीशन पे 180 m स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा? 180 m ही तो होगा STP पे। तो प्रेशर दे रखा है तुम्हारे को 180 m, और अपने को पूछा है पास्कल में, तो 180 m बराबर कितना होता है? 101325 पास्कल। ठीक है, इतना होता है। तो आप प्रेशर रखोगे कितना? 101325 इज इक्वल टू KH
इंटू एक्सबी। एक्सबी यहां से निकालोगे आप, एक्सबी निकाल के यहां पे रखोगे ना, ये वाला एक्सबी, ये वाला एक्सबी यहां पे रख दोगे यहां से निकाल के, है ना। तो के एच की वैल्यू आपके पास आएगी 2.78 इंटू 10⁻7 पास्कल। ठीक है, एक्सबी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे रे तुम। ठीक है, कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्सबी इंटू 18 इंटू 0.2 इज इक्वल टू एक्सबी इंटू 1000। ओके, और यहां से फिर इसको अलग कर लो, टाइम हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा टाइम, है ना मेरे को। तो ऐसे सोल्व कर लोगे इसको, समझ में आया? तो आपको यूनिट देखना, मैंने मेन चीज आपको ये फॉर्मूला मैंने यहां पे मोल फ्रैक्शन क्यों लिखा, ये मोल फ्रैक्शन है। ये मोल फ्रैक्शन क्यों लिखा भाई? यहां पे जो KH की यूनिट है ना उसको देख के लिखा है मोल फ्रैक्शन। देखो KH की यूनिट में पास्कल है, तो आंसर आपका 4 है ना आंसर। तो देखो पास्कल है, पास्कल क्या है? प्रेशर की यूनिट, इसलिए KH P बराबर KH इंटू काई लिखा है। समझ में आई चीज? ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 गैस इज डिजोल्व इन 1 लीटर बोतल ऑफ कार्बोनेटेड वाटर इफ द मैन्युफैक्चर यूजेस ए प्रेशर ऑफ 2.4 atm देर का आपको प्रेशर। ठीक है, बोटलिंग प्रोसेस एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन KH ऑफ CO2, है ना। जो इसके लिए देखो, इसके लिए आपको KH की वैल्यू भी दे रखा है, CO2 वाटर के लिए आपको KH की वैल्यू दे रखा है 29.76। देखो, और KH की यूनिट भी दे रखी है। देखो अब KH की यूनिट क्या दे रखी है तुम्हारे को? KH की यूनिट है भाई साहब ATM बटा मोल पर लीटर। तो ATM यानी प्रेशर, मोल पर लीटर को क्या बोल सकते हो आप? मोल पर लीटर है तो मोलरिटी होगी। मोल पर लीटर क्या हो जाएगा? मोलरिटी, है ना। अब इसी से फॉर्मूला बनता है यूनिट से ही। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सोल्यूबिलिटी, क्या लिख दूं मैं? मोलरिटी लिख दूं, तो सोल्यूबिलिटी को मोलरिटी लिख देंगे। तो प्रेशर कितना दे रखा है तुम्हारे को? 2.4। KH की वैल्यू कितनी दे रखी है? 29.76 इंटू, अब मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ CO2 बटा वॉल्यूम। यार मोलरिटी क्या होती है? मोल्स बटा वॉल्यूम ही तो होता है। ओके सर, अब अपने को तो मास निकालना है, तो मास भी निकाल लेंगे मोल्स से। कैसे निकालोगे? देखो 2.4 इज इक्वल टू 2976 इंटू मोल्स ऑफ CO2 को क्या लिख सकते हैं अपन? मास बटा मोलर मास, है ना। और वॉल्यूम तो है ही, वॉल्यूम ये लो इनटू में, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर हो ही गया। ये देखो 1 लीटर दे रखा है तुम्हारे को, तो 2.4 इज इक्वल टू 29.76 इंटू मास कितना है? मास निकालना है अपने को। वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, और मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है? CO2 का 44 होता है। तो यहां से अपन कर निकालेंगे मास, तो यह आ जाएगा 2.4 इंटू 44 अपॉन 29.76, तो यह आ जाएगा लगभग 3.5 के 3.52 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर बात? तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को देखो। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वो KH की यूनिट देखो। KH की यूनिट या तो यहां पे दे रखी होगी, ठीक है, या आपको ऑप्शंस होते हैं ना उनमें दे रखी होती है। जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया उसमें ऑप्शंस में थी, ठीक है, पास्कल के रूप में थी KH की यूनिट, यहां पे ATM पर मोल पर लीटर के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला देखोगे। ओके, तो हेनरी लॉ के ये क्वेश्चंस हो गए आपके।